तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है इम्पिचेबल। दोस्तों इम्पिचेबल का मतलब होता है अभियोग योग्य या फिर दोषारोपण योग्य। यानी कि इम्पिचेबल का मतलब होता है जिसके खिलाफ वैलिड एक्यूजेशन, चार्ज या फिर लीगल एक्शन लिया जा सकता हो। ये जो वर्ड है वो ज़्यादातर अथॉरिटी, पब्लिक ऑफिस या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले लोगों के लिए यूज़ होता है जब उन्होंने रूल्स, एथिक्स या फिर लॉज को वायलेट किया हो, यानी कि तोड़ा हो। मतलब कि जिस पर हम ब्लेम लगा सकते हैं, जिस पर हम केस बना सकते हैं, दैट पर्सन और एक्शन इज इम्पिचेबल। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पॉलिटिशियन है जो करप्शन में पकड़ा जाता है तो वो इम्पिचेबल कंडक्ट होता है। या फिर ऑफिसर जो पावर का मिसयूज करता है, यानी कि उसके पास जो भी पावर है, अथॉरिटी है, उसका गलत तरीके से अगर वो इस्तेमाल करता है तो वो इम्पिचेबल ऑफेंस है, यानी कि बहुत बड़ा अपराध है। या फिर कंपनी हेड जो फ्रॉड करता है लोगों के साथ तो वो इम्पिचेबल डिसीजन है। या फिर स्टूडेंट जो एग्जाम में चीटिंग करता है तो वो इम्पिचेबल बिहेवियर है। यानी कि आपको ओवरऑल बस इतना ध्यान रखना है कि इम्पिचेबल का मतलब होता है लायबल टू बी अक्यूज्ड और चार्ज्ड या फिर ब्लेम वर्दी, यानी कि जिस पर हम आरोप लगा सकते हैं, जिसको हम चार्ज कर सकते हैं, यानी कि जो दंडात्मक अपराध होता है जिस पर आरोप लगाया जा सकता है उसे हम कहेंगे इम्पिचेबल। और दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है अक्यूजेबल, ब्लेम वर्दी या फिर चार्जेबल। दोस्तों एक्यूजेबल का मतलब होता है कि आरोप लगाने योग्य, यानी कि जिस पर हम आरोप लगा सकते हैं, जिसे आरोपित कर सकते हैं, उसे हम अक्यूजेबल कहेंगे। ब्लेम वर्दी का भी सेम मतलब होता है, जिस पर हम दोष लगा सकते हैं, जिसको हम जो है वो मतलब कि बुरा ठहरा सकते हैं, तो उसे हम ब्लेम वर्दी कहेंगे। या फिर चार्जेबल का मतलब होता है जिस पर हम जो है वो दंड लगा सकते हैं, पनिश जिसे हम कर सकते हैं, जो दंडात्मक होता है उसे हम चार्जेबल कहेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे एंटोनिम में है इनोसेंट, ब्लेमलेस या फिर इररिप्रोचेबल। दोस्तों इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, निर्दोष, बेकसूर, बेगुनाह, निरपराध, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनोसेंट कहेंगे। ब्लेमलेस का भी यही मतलब होता है जिस पे हम जो है वो किसी भी तरीके का आरोप नहीं लगा सकते हैं, जिसको हम जो है वो मतलब कि अक्यूज नहीं कर सकते हैं, जिसको हम दोषी नहीं ठहरा सकते, वो ब्लेमलेस होता है। या फिर इररिप्रोचेबल का भी मतलब होता है निर्दोष, यानी कि जिसका कोई कसूर नहीं होता है, जिसकी कोई गलती नहीं होती है, जो बेगुनाह होता है, जो निरपराध होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इररिप्रोचेबल। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द ऑफिशियल्स एक्शन वर इम्पिचेबल एंड एन इंक्वायरी वाज स्टार्टेड अगेंस्ट हिम। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि एक जो ऑफिशियल था, यानी कि एक जो मतलब कि ऑफिशियल था, मतलब कि बड़ा अधिकारी था, तो उसके खिलाफ जो है वो मतलब कि इंक्वायरी बिठाई गई, यानी कि उसके खिलाफ जो है वो मतलब कि इंक्वायरी स्टार्ट की गई, क्योंकि उसने जो भी काम किया था वो कैसा था, तो अक्यूजेबल था, यानी कि इम्पिचेबल था, यानी कि उस पर जो है वो मतलब कि कोई अपराध, यानी कि कोई जो है वो मतलब कि आरोप लगाया जा सकता था, यानी कि ऐसे उसने काम किए थे। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि इम्पिचेबल यानी क्या होता है और किस तरह हमें इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज करना है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आएगा सबवर्ट। दोस्तों सबवर्ट का मतलब होता है कमजोर करना या फिर उलट देना, यानी कि अंदर ही अंदर से किसी सिस्टम को, रूल को या फिर अथॉरिटी को कमजोर कर देना या फिर उसे पूरी तरीके से पलट देना, उलट देना, ऑफन सीक्रेटली, तो उसे हम सबवर्ट कहते हैं। दोस्तों ये जो है वो ओपन अटैक नहीं होता है, बल्कि छुपकर रूल्स को तोड़ना, बिलीव्स को बदलना या फिर सिस्टम को करप्ट करना होता है, ताकि पूरा कंट्रोल हिल जाए किसी सिस्टम का। मतलब कि रूट से ही किसी चीज को अंडरमाइन कर देना, किसी चीज को कमजोर कमजोर बनाने की कोशिश करना, तो दैट्स सबवर्ट। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि झूठी अफवाहें फैलाकर, फेक न्यूज़ फैलाकर पब्लिक का भरोसा तोड़ना, तो उसे हम कहेंगे डेमोक्रेसी को सबवर्ट करना। या फिर कंपनी के रूल्स को सीक्रेटली बाईपास करना, तो वो होता है सिस्टम सबवर्टेड। या फिर एग्जाम में चीटिंग करके फेयर प्रोसेस को बिगाड़ देना,
तो वो होता है एग्जाम सिस्टम सबवर्ट। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि सबवर्ट का मतलब होता है अंडरमाइन और ओवरथ्रो सीक्रेटली करप्ट फ्रॉम विद इन। यानी कि किसी चीज़ को जो है वो जड़ से कमज़ोर बनाना, किसी चीज़ को जड़ से करप्ट करना, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सबवर्ट करना। यानी कि किसी चीज़ को पूरी तरीके से उलट देना, पलट देना या फिर किसी चीज़ को कमज़ोर बनाने की कोशिश करना उसके रूट से, तो उसे हम सबवर्ट कहते हैं। और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है अंडरमाइन, ओवरथ्रो या फिर डिस्टेबलाइज। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना, किसी चीज़ को उलट देना या फिर किसी चीज़ की जो स्थिरता है, किसी चीज़ का जो कंट्रोल है वो बिगाड़ देना, तो उसे हम कहेंगे अंडरमाइन करना, ओवरथ्रो करना या फिर डिस्टेबलाइज करना। वहीं हमारे पास एंटोनिम में है सपोर्ट, अपहोल्ड या फिर स्ट्रेंथन। यानी कि किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि सहायता करना, किसी चीज़ को समर्थन करना, किसी चीज़ को अपहोल्ड करना यानी कि ऊंचा उठाना, उसको जो है वो मतलब कि एक तरीके से बलिदान देना, यानी कि एक तरीके से उसको सपोर्ट करना, बहुत ज़्यादा उसकी सहायता करना। या फिर स्ट्रेंथन करना का मतलब होता है किसी चीज़ को मजबूत बनाना, कमज़ोर बनाने की जगह क्या मजबूत बनाना, उसे और भी ज़्यादा जो है वो मतलब कि फर्म बनाना, तो उसे हम कह सकते हैं स्ट्रेंथन करना। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द ग्रुप ट्राई टू सबवर्ट द रूल्स बाय सीक्रेटली ब्रेकिंग देम अगेन एंड अगेन। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक ग्रुप था, उसने क्या किया कि रूल्स को जो है वो कमज़ोर बनाने की कोशिश की, उनको पलटने की, यानी कि उनके खिलाफ जाने की कोशिश की। और ये सब उन्होंने कैसे किया? तो उन्होंने कैसे किया? तो मतलब कि वो सीक्रेटली बार बार जो है वो रूल्स को तोड़ते रहते थे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि रूल्स का जो सिस्टम है वो करप्ट हो जाएगा, यानी कि रूल्स जो है वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो इस तरीके से उनका प्लान था। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें समझाया गया है कि हमें किस तरह जो है वो मतलब कि सबवर्ट इस वर्ड का यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आएगा कार्नेज। दोस्तों कार्नेज का मतलब होता है रक्तपात। यानी कि कार्नेज का मतलब होता है एक्सट्रीम वायलेंस, जिसमें बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, ब्लडशेड और लॉस ऑफ लाइफ होती है। ये जो वर्ड है वो नॉर्मल फाइट के लिए यूज़ नहीं होता है, बल्कि मास लेवल की ब्रूटल किलिंग या फिर डेवस्टेशन के लिए यूज़ होता है। जब सीन देखकर लगे कि हर जगह तबाही ही तबाही है, हर जगह मतलब कि खून बिखरा पड़ा है, लहूलुहान हो चुके हैं लोग, तो उसे हम कहेंगे कार्नेज। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि आतंकवादी जब हमला करते हैं, तो जिसमें उस अटैक में जो है वो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, यानी कि टेररिस्ट अटैक जिसमें लोग मारे जाए, तो उसे हम सीन ऑफ कार्नेज कहेंगे, क्योंकि वहाँ हर जगह जो है वो खून बिखरा होता है। या फिर बैटलफील्ड के बाद का जो हाल होता है, तो वो प्योर कार्नेज है, यानी कि हर तरफ जो है वो मतलब कि लोग जख्मी होते हैं, लहूलुहान हो चुके होते हैं, हर तरफ आपको खून देखने के लिए मिलेगा, तो उसे हम कार्नेज ही कहते हैं। या फिर एक्सीडेंट जहाँ पर जो है वो बहुत सारे व्हीकल्स जो है वो एक साथ टकरा जाते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो मतलब कि मारे जाते हैं या फिर जख्मी हो जाते हैं, तो वो भी एक तरीके से रोड कार्नेज होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि कार्नेज का मतलब होता है मास किलिंग और वाइड स्प्रेड वायलेंट डिस्ट्रक्शन, यानी कि बहुत ज़्यादा तबाही मचना, बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब कि खून मतलब कि फैल जाना, तो उसे हम कहेंगे कार्नेज होना। और दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है मैसेकर, स्लॉटर या फिर ब्लडशेड। दोस्तों मैसेकर का मतलब होता है नरसंहार या फिर मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा जो है वो मतलब कि युद्ध करना, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मारे जाते हैं, तो उसे हम एक तरीके से मैसेकर कह सकते हैं। स्लॉटर का मतलब होता है वध करना किसी का। और ब्लडशेड का मतलब होता है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा रक्तपात होना, हर जगह जो है वो मतलब कि खून फैल जाना, तो उसे हम ब्लडशेड कहेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है? तो सिनोनिम्स है। वहीं एंटोनिम की तरफ आए, तो एंटोनिम में हमारे पास है पीस, हार्मनी या फिर ट्रूस। दोस्तों पीस का मतलब होता है शांति होना, एक तरीके से जो है वो मतलब कि हर तरफ जो है वो शांति फैलना, तो उसे हम पीस कहेंगे। हार्मनी का मतलब होता है सौहार्द की भावना होना, एक तरीके से भाईचारा होना, तो उसे हम हार्मनी कहेंगे। यानी कि सामंजस्य की भावना होना या फिर सौहार्द की भावना होना, तो उसे हम हार्मनी कहते हैं। और ट्रूस का मतलब होता है युद्ध विराम, यानी कि युद्ध पर जो है वो मतलब कि विराम लगाना, यानी कि युद्ध को जो है वो खत्म करना, यानी कि एक तरीके से ये भी मतलब कि शांति को दिखाने का तरीका होता है, तो उसे हम ट्रूस कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हुए? तो एंटोनिम्स हो गए। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द एक्सीडेंट कॉज्ड टेरिबल कार्नेज ऑन द हाईवे, लिविंग मैनी पीपल इंजर्ड। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक्सीडेंट की वजह से हाईवे पे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो है वो जख्मी हो गए थे, कुछ मर भी चुके थे। वहाँ पे एक कार्नेज का सीन बन चुका था, कार्नेज का सीन बन चुका था, यानी कि हर तरफ जो है वो खून ही खून बिखरा पड़ा था, यानी कि लोग जो है वो लहूलुहान हो चुके थे, बहुत सारा खून उनका निकल रहा था। और उसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ लोग जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा जख्मी भी हो गए और कुछ
कुछ लोग मारे भी गए। तो इस तरीके से आप जो है वो समझ पाओगे कि कार्नेज यानी क्या होता है और किस तरह हमें इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आएगा एक्सिकेट। दोस्तों एक्सिकेट का मतलब होता है सुखा देना या फिर किसी चीज़ में से पूरी तरीके से नमी निकाल देना। यानी कि एक्सिकेट का मतलब होता है पूरी तरह से सुखा देना, मॉइस्चर निकाल देना, चाहे वो फिजिकल चीज़ हो या फिर मेटाफोरिकल सिचुएशन। ये जो वर्ड है वो ज़्यादा साइंटिफिक या फिर फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, जैसे कि मेडिसिन, बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री। यानी कि जब पानी जो है वो बिल्कुल निकाल दिया जाता है और चीज़ें जो है वो ड्राई हो जाती है, दैट प्रोसेस इज एक्सिकेट। फिगरेटिवली इमोशंस या फिर क्रिएटिविटी का ड्राई हो जाना भी एक्सिकेटेड कहला सकता है। ओके, तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि धूप में जो है वो कपड़ों का पूरी तरह सूख जाना, यानी कि आप जब धूप में कपड़े सुखाने के लिए डालते हो तो उसमें का पानी जो है वो पूरी तरीके से सूख जाता है कुछ टाइम के बाद, तो उसे हम क्या कहेंगे कि कपड़े जो है वो एक्सिकेट हो चुके हैं। या फिर हम जो है वो फ्रूट्स को ड्राई करके स्टोर करते हैं, तो वो होता है फ्रूट्स एक्सिकेटेड। या फिर जो रेगिस्तान में जो गर्मी होती है जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, तो उसे हम कहेंगे लैंड एक्सिकेटेड। या फिर मोनोटोनस रूटीन, यानी कि बहुत ही बोरिंग रूटीन है आपका जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो गई है, तो वो होता है माइंड एक्सिकेटेड। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि एक्सिकेट का मतलब होता है ड्राई अप कंप्लीटली, रिमूव मॉइस्चर, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो पूरी तरीके से सुखा देना, उसमें से नमी निकाल देना। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड है वो फिजिकल चीज़ या फिर मेटाफोरिकल सिचुएशन दोनों के लिए यूज़ होता है। और साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है ड्राई, डिहाइड्रेट या फिर डेसिकेट। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो सुखा देना, किसी चीज़ में से जो है वो मतलब कि पानी की मात्रा कम कर देना, उसकी नमी निकाल देना। डेसिकेट का भी मतलब होता है एक तरीके से सुखा देना, तो उसे हम कहेंगे ड्राई करना, डिहाइड्रेट करना यानी कि मॉइस्चर कम कर देना, या फिर डेसिकेट करना यानी कि सुखा देना। तो ये सारे हमारे हो गए सिनोनिम्स। वहीं एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है मॉइस्चर, वेट या फिर हाइड्रेट। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है कि कोई चीज़ गीली करना, कोई चीज़ हाइड्रेट करना, यानी कि उसमें एक तरीके से पानी की मात्रा डालना, कोई किसी चीज़ में नमी बरकरार रखना, बनाए रखना, तो उसे हम कह सकते हैं मॉइस्चर, वेट या फिर हाइड्रेट, जो कि हमारे क्या है तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द हॉट सन एक्सिकेटेड द वेट क्लोथ्स मेकिंग देम ड्राई विद इन अ शॉर्ट टाइम। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि कड़कड़ाती धूप की वजह से क्या हुआ था कि कपड़े जो है वो बहुत ही जल्दी सूख गए थे, यानी कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो है वो मतलब ड्राई हो चुके थे। तो इस तरीके से आप जो है वो समझ पाओगे कि एक्सिकेट यानी क्या होता है और किस तरह हमें इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना चाहिए। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आएगा रैंसैक। दोस्तों रैंसैक का मतलब होता है बुरी तरह खोजबीन करना या फिर किसी चीज़ को लूटना। बेसिकली रैंसैक का मतलब होता है किसी चीज़ को बुरी तरीके से तलाशना, उल्टा पुल्टा कर देना, अक्सर फोर्सफुली या फिर डिस्ट्रक्टिव मैनर में। ये जो है वो नॉर्मल सर्च नहीं होता है, इसमें चीज़ें इधर उधर जो है वो फेंक दी जाती है, ड्रॉवर्स खुल जाते हैं और जगह का हाल बिल्कुल बिगड़ जाता है। कभी कभी ये जो है वो वर्ड लूटिंग के सेंस में भी यूज़ होता है, यानी कि किसी चीज़ में लूट पाट मचाना, चोरी करना, तो उस सेंस में भी हम जो है वो मतलब कि रैंसैक का यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि सर्च के नाम पर पूरे प्लेस को हिला देना, सारी चीज़ें इधर उधर फैला देना, तो उसे हम कहेंगे रैंसैक। और उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि चोर का घर में घुसकर सारी अलमारियां खोल देना, सामान को बिखेर देना, तो वो होता है हाउस रैंसैक्ड। या फिर एग्जाम के पहले नोट्स ढूंढते हुए रूम को बिगाड़ देना पूरी तरीके से, तो वो होता है रूम रैंसैक्ड। या फिर ऑनलाइन फाइल्स को बिना सिस्टम के हर जगह सर्च करना, तो वो होता है डेटा रैंसैक्ड। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि रैंसैक का मतलब होता है सर्च वायलेंटली और थोरोली, लूट और मैसअप अ प्लेस, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो बुरी तरीके से खोजबीन करना उसकी, या फिर लूटपाट मचाना, तो उसे हम कहेंगे रैंसैक। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है प्लंडर, लूट या फिर सर्च। दोस्तों प्लंडर या फिर लूट का मतलब होता है एक तरीके से चोरी करना, डाका डालना जिसे हम कह सकते हैं, तो वो होता है प्लंडर या फिर लूट। या फिर सर्च का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना, तलाशना, तो उसे हम सर्च कहते हैं। वही एंटोनी में हमारे पास है प्रोटेक्ट, गार्ड या फिर प्रिजर्व। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो सुरक्षा देना, किसी चीज़ को बचा कर रखना, संजो कर रखना, किसी चीज़ को संभालना, सुरक्षा देना उसे, तो उसे हम कहेंगे प्रोटेक्ट करना, गार्ड करना या फिर प्रिजर्व करना। तो ये सारे हमारे क्या है तो एंटोनिम्स हैं।
अब दोस्तों अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द थीव्स रैंसैक द हाउस लिविंग फर्नीचर एंड क्लोथ्स स्कैटर्ड एवरीवेयर। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि चोरों ने जो है वो मतलब कि पूरे घर को छान मारा, यानी कि पूरे घर को जो है वो मतलब कि उन्होंने तहस नहस कर दिया चोरी करने के लिए। और बाद में क्या बताया गया है कि उन्होंने जो है वो फर्नीचर और कपड़ों को जो है वो मतलब कि स्कैटर्ड एवरीवेयर, यानी कि हर जगह मतलब कि फैला दिया था, यानी कि पूरे घर को जो है वो मतलब कि उल्टा पुल्टा कर दिया था, यानी कि बुरी तरह उन्होंने तलाश ली थी। यानी कि उन्होंने क्या किया, तो सारे सामान को बिखेर दिया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि रैंसैक यानी क्या होता है और किस तरह हमें इसका यूज़ करना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इंसोसिएंट। दोस्तों इंसोसिएंट का मतलब होता है निश्चिंत या फिर बेपरवाह। यानी कि इंसोसिएंट का मतलब होता है केयर फ्री, टेंशन फ्री या फिर थोड़ा केयरलेस एटीट्यूड। जब इंसान को कोई ज़्यादा चिंता नहीं होती है तो उसे हम इंसोसिएंट कहते हैं। ऐसा बंदा जो होता है वो प्रॉब्लम्स, प्रेशर या फिर कॉन्सिक्वेंसेस को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है। कभी कभी कूल लगता है और कभी इररिस्पॉन्सिबल लगता है, जैसे कि उसे कोई जिम्मेदारी पता नहीं होती या फिर उसे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। मतलब कि जो होगा देखा जाएगा वाला जो एटीट्यूड होता है, जो माइंड सेट होता है, उसे हम इंसोसिएंट कहते हैं। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी डेली लाइफ के एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि आप एग्जाम के एक दिन पहले भी अच्छे से चिल कर रहे हो, आपको कोई टेंशन नहीं है कि कल एग्जाम है, पढ़ना है वगैरह कुछ नहीं। तो वो होता है इंसोसिएंट स्टूडेंट। या फिर डेडलाइन पास हो जाए फिर भी आप बिना टेंशन के बाहर घूमते रहते हो, यानी कि मान लीजिए कि आपकी असाइनमेंट की डेडलाइन है, प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, ऑफिस में काम करते हो तो किसी और चीज़ की डेडलाइन है। तो अगर आप फिर भी बिल्कुल चाहे वो मतलब कि निश्चिंत होकर, बेपरवाह होकर बाहर टहल रहे हो, घूम रहे हो, तो वो इंसोसिएंट एटीट्यूड होता है। या फिर लाइफ के प्रॉब्लम्स को लाइटली लेना, तो वो भी इंसोसिएंट अप्रोच है। या फिर फ्रेंड जो हमेशा बोलता है कि नो वरीज यार, जो होगा देख लेंगे, तो वो भी प्योर इंसोसिएंट होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि इंसोसिएंट का मतलब होता है केयर फ्री, अनकंसर्न या फिर कैजुअली इनडिफरेंट, यानी कि जिसे कोई भी चिंता नहीं होती है, जो निश्चिंत होता है, बेपरवाह होता है, लापरवाह होता है, केयर फ्री होता है, टेंशन फ्री होता है, जिसका एटीट्यूड केयरलेस है, तो उसे हम कहेंगे इंसोसिएंट। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है केयर फ्री, कैजुअल या फिर अनकंसर्न। दोस्तों इन तीनों का भी सेम मतलब है, यानी कि मतलब कि जो इंसान बिल्कुल बेपरवाह है, लापरवाह है, निश्चिंत है, मतलब कि टेंशन फ्री है, थोड़ा केयरलेस है, जिसे कोई चिंता नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जिस पे कोई प्रेशर नहीं है, प्रॉब्लम्स उसे बहुत ज़्यादा कूल लगती है, यानी कि कोई भी उसे जो है वो टेंशन नहीं है, तो उसे हम कह सकते हैं कैजुअल, केयर फ्री या फिर मतलब कि अनकंसर्न, यानी कि जिसे कोई चिंता नहीं होती, तो उसे हम अनकंसर्न कहते हैं। वही एंटोनिम में आए तो एंटोनिम में हमारे पास है एंग्शियस, वरीड या फिर केयरफुल। दोस्तों इन तीनों का क्या मतलब होता है? एंग्शियस या फिर वरीड का मतलब होता है जिसे बहुत ज़्यादा चिंता होती है, जिसे बहुत ज़्यादा मतलब कि बेचैनी होती है, जो बहुत ज़्यादा बात बात पर जो है वो मतलब कि घबरा जाता है, टेंशन लेता है, तो उसे हम एंग्शियस या फिर वरीड कह सकते हैं। केयरफुल का मतलब होता है जो ध्यान देता है किसी चीज़ पर, किसी चीज़ की जो है वो मतलब कि केयर करता है, तो उसे हम केयरफुल कह सकते हैं, यानी कि ध्यान देना, तो उसे हम केयरफुल कहते हैं। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही रिमेन्ड इंसोसिएंट अबाउट द एग्जाम रिजल्ट्स बिलीविंग एवरीथिंग वुड टर्न आउट फाइन। यानी कि वो जो है वो एग्जाम के रिजल्ट को लेकर बहुत ही मतलब कि निश्चिंत था, यानी कि उसे कोई टेंशन नहीं था। यानी कि उसे टेंशन क्यों नहीं था? क्योंकि वो ऐसा मान रहा था, ऐसा बिलीव कर रहा था कि जो भी होगा मतलब कि अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए वो बिल्कुल भी जो है वो मतलब कि एग्जाम के रिजल्ट्स को लेकर टेंशन में नहीं था, बिल्कुल केयर फ्री था। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि इंसोसिएंट यानी क्या है और किस तरह हमें इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डॉलरस। दोस्तों डॉलरस का मतलब होता है दुखी या फिर शोकपूर्ण। यानी कि डॉलरस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा दुख, सैडनेस या फिर दर्द से भरा हुआ, स्पेशली इमोशनल दर्द, यानी कि इमोशनल पेन। ये जो वर्ड है वो मूड के लिए, एक्सप्रेशन के लिए या फिर सिचुएशन के लिए यूज़ होता है, जहाँ पर खुशी की जगह सिर्फ दुख होता है या फिर हैवीनेस होती है, यानी कि भारीपन होता है। मतलब कि अंदर से टूटा हुआ फील करना, जो कि हमारे चेहरे से और बातों से दिख जाता है सामने वाले व्यक्ति को, तो उसे हम डॉलरस कहते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी क्लोज पर्सन की अगर डेथ हो जाती है, तो उसके बाद का जो एक इमोशनल स्टेट होता है हमारा, तो वो हमारा डॉलरस मूड होता है। या फिर हॉस्पिटल में बुरी न्यूज़ सुनने के बाद का जो एक सन्नाटा छा जाता है या फिर जो साइलेंस होती है, तो वो डॉलरस एटमॉस्फेयर होता है। या फिर किसी की आंखों में दिखने वाला जो गहरा दुख है, तो वो भी डॉलरस एक्सप्रेशन होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि डॉलरस का मतलब होता है फुल ऑफ सॉरो, डीपली सैड और पेनफुल, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी चीज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा दुखी चीज़ होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? डॉलरस कहेंगे।
और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम में हमारे पास है सॉरोफुल, मोurnफुल या फिर सैड। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा दुखी होना, बहुत ही ज़्यादा दर्द में होना, बहुत ज़्यादा मतलब कि शोकपूर्ण जिसे हम कह सकते हैं, तो वो होता है सॉरोफुल, मोurnफुल या फिर सैड। वहीं एंटोनी में हमारे पास है जॉयफुल, चीयरफुल, हैप्पी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो मतलब कि खुश होना, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होना, तो उसे हम कह सकते हैं जॉयफुल, चीयरफुल या फिर हैप्पी। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल में हमारे पास है शी स्पोक इन अ डॉलरस वॉइस आफ्टर हियरिंग द सैड न्यूज़, यानी कि बुरी खबर सुनने के बाद जो है वो उसने बहुत ही दुखी आवाज़ में यानी कि बहुत ही दर्द भरी आवाज़ में बात की, यानी कि बहुत ही दर्द भरी आवाज़ में उसने जो है वो मतलब कि बोला। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि डॉलरस यानी क्या है और किस तरह हमें इसका यूज़ करना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मेरीमेंट। दोस्तों मेरीमेंट का मतलब होता है हंसी खुशी या फिर आनंद, यानी कि मेरीमेंट का मतलब होता है हैप्पीनेस, फन, लाफ्टर और सेलिब्रेशन का एटमॉस्फेयर। जब लोग जो है वो टेंशन भूलकर इंजॉय कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं या फिर जोक्स चल रहे होते हैं और मूड पूरी तरीके से लाइट होता है, तो वहाँ पर मेरीमेंट होता है यानी कि खुशियाँ होती है। ये सिर्फ खुशी नहीं होती है बल्कि लाइवली जॉय होती है जो ग्रुप में फील होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मेरीमेंट कहेंगे। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि शादी में डांस होता है, जोक्स होते हैं, लाफ्टर होता है, तो वो फुल मेरीमेंट एटमॉस्फेयर होता है। या फिर फ्रेंड्स के साथ आप अगर आप बर्थडे पार्टी इंजॉय करते हो तो वो मोमेंट ऑफ मेरीमेंट है। या फिर फेस्टिवल के टाइम फैमिली गैदरिंग्स जो होती है जो बहुत ही ज़्यादा लाइवली लगती है, जॉयफुल लगती है, तो वो भी एक तरीके से मेरीमेंट होता है। या फिर ऑफिस में सक्सेस के बाद जो सेलिब्रेशन की जाती है, तो वो भी मेरीमेंट इन द टीम होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में मेरीमेंट का मतलब होता है जॉय, लाफ्टर एंड चीयरफुल फन। और दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम में हमारे पास है जॉय, चीयरफुलनेस या फिर फेस्टिविटी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आनंद होना, बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक, खुशी होना या फिर हैप्पीनेस होना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो मतलब कि खुशनुमा माहौल होना, तो उसे हम कहेंगे जॉय, चीयरफुलनेस या फिर फेस्टिविटी। वहीं एंटोनी में हमारे पास है सैडनेस, ग्लूम या फिर सॉरो, यानी कि बहुत ज़्यादा दुख होना, बहुत ज़्यादा शोक होना, बहुत ज़्यादा जो है वो दर्द होना, तो उसे हम कह सकते हैं सैडनेस, ग्लूम या फिर सॉरो। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द रूम वॉज फिल्ड विथ मेरीमेंट एज फ्रेंड्स लाफ्ड एंड शेयर्ड स्टोरीज टुगेदर, यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जो रूम था वो पूरी तरीके से खुशियों से यानी कि आनंद से भर चुका था, क्योंकि जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ही दिनों के बाद मिले थे और वो आपस में जो है वो मतलब कि हंस रहे थे, खेल रहे थे और साथ ही साथ अपने जो है वो एक्सपीरियंसेस बता रहे थे, स्टोरीज बता रहे थे, कहानियाँ बता रहे थे। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि मेरीमेंट यानी क्या होता है और किस तरह हमें इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है टिमोरस। दोस्तों टिमोरस का मतलब होता है डरपोक या फिर भयभीत, यानी कि टिमोरस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डरने वाला, इजीली स्कैर्ड या फिर नर्वस नेचर का। ऐसा इंसान छोटी सी रिस्क या फिर कन्फ्रंटेशन से भी घबरा जाता है या फिर कॉन्फिडेंट स्टेप लेने से बचता है, मतलब कि अंदर से फियरफुल और हेजिडेंट माइंडसेट जिसका होता है, तो दैट्स टिमोरस। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है आपके क्लास में जो क्वेश्चन पूछने से डरता है या फिर उसे अगर कोई किसी टीचर ने क्वेश्चन पूछ लिया तो वो घबरा जाता है, तो वो होता है टिमोरस स्टूडेंट। या फिर पर्सन जो हर डिसीजन में गलत ही इमेजिन करता है, बुरा ही सोचता है कि मेरा बुरा हो जाएगा, तो वो होता है टिमोरस एटीट्यूड। या फिर एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी जो बॉस से जो है वो बात करने में भी घबराता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हेजिटेंट फील करता है, उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मैं बॉस के साथ बातें कैसे करूँ, तो वो होता है टिमोरस बिहेवियर। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि टिमोरस का मतलब होता है फियरफुल, टिमिड या फिर इजीली फ्राइटन, यानी कि जो आसानी से डर जाता है, बहुत ही ज़्यादा डरपोक होता है, बहुत ही ज़्यादा कावर्ड होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, टिमोरस कहेंगे। दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम में हमारे पास है फियरफुल, कावर्डली या फिर नर्वस। दोस्तों फियरफुल या फिर कावर्डली का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा डरता है, बहुत ही ज़्यादा डरपोक होता है, भयभीत होता है, तो उसे हम जो है वो मतलब कि फियरफुल या फिर कावर्डली कहते हैं। नर्वस का मतलब होता है एक तरीके से जो है वो मतलब कि बेचैनी होना, बहुत तरीके से मतलब कि एक तरीके से जो है वो आपके अंदर जब बेचैनी होती है, आप जो है वो मतलब कि थोड़ा जो है वो डरा हुआ फील करते हो, सहमा हुआ फील करते हो, तो उसे हम नर्वस कहते हैं।
वहीं एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है ब्रेव, बोल्ड या फिर कॉन्फिडेंट, यानी कि जिसमें मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा बहादुर है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो आत्मविश्वासी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ब्रेव कहेंगे, बोल्ड कहेंगे, जो कॉन्फिडेंट कह सकते हैं, यानी कि जो किसी से डरता नहीं है, आसानी से जो है वो सारी चीज़ों को फेस करता है, तो उसे हम जो है वो ये सारे वर्ड्स उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द टिमोरस चाइल्ड स्टेड क्लोज टू हिज मदर इन द क्राउडेड मार्केट। यानी कि एक जो डरपोक छोटा सा बच्चा था वो जो है वो अपनी मम्मी से, यानी कि मार्केट में, यानी कि भीड़ भाड़ वाली जो मार्केट होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो वहाँ पर जो है वो अपनी मम्मी से बिल्कुल चिपका हुआ था, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि टिमोरस यानी क्या होता है और किस तरह हमें इसका यूज़ करना है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है इंसुलेट। दोस्तों इंसुलेट का मतलब होता है अलग रखना, यानी कि किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना या फिर अलग रखना, ताकि बाहर का इफेक्ट अंदर ना आ सके या फिर उस पर ना पड़ सके। ये जो वर्ड है वो लिटरली भी यूज़ होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर टेम्परेचर से किसी चीज़ का प्रोटेक्शन करना, या फिर फिगरेटिवली भी यूज़ होता है, जैसे कि स्ट्रेस के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए या फिर प्रॉब्लम से बचने के लिए। मतलब कि एक तरीके से किसी चीज़ का शील्ड बना देना, यानी कि किसी चीज़ का जो है वो ढाल की तरह काम करना किसी और चीज़ को बचाने के लिए, तो उसे हम जो है वो इंसुलेट कहते हैं। उसी तरह हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जिन्हें देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि इंसुलेट यानी क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक वायर है, उस पर अगर आप प्लास्टिक की कोटिंग कर देते हो ताकि किसी को शॉक ना लगे, तो वो होता है हमने जो है वो वायर को इंसुलेट कर दिया है। या फिर थर्मस, जो गर्म चाय को ठंडा होने से बचाता है, यानी कि ठंडा होने से एक तरीके से वो बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो होता है कि हीट से इंसुलेट करना किसी चीज़ को। या फिर पेरेंट्स का बच्चों को नेगेटिविटी से दूर रखना, बुरी संगतों से दूर रखना, तो उसे हम कह सकते हैं कि किड्स को इंसुलेट किया गया है, यानी कि अलग रखा गया है, उन्हें बचाया गया है। या फिर कंपनी का एम्प्लॉयज़ को मार्केट रिस्क से बचाना, तो उसे हम कह सकते हैं कि स्टाफ इंसुलेटेड फ्रॉम लॉस, यानी कि जो स्टाफ है उसको किस चीज़ से बचाया गया? तो नुकसान से बचाया गया। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि इंसुलेट का मतलब होता है प्रोटेक्ट और आइसोलेट फ्रॉम आउटसाइड इफेक्ट्स, यानी कि किसी बाहरी ताकत से या फिर बाहरी प्रभाव से जो है वो किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना या फिर उसे अलग रख देना, ताकि वो बाहरी जो चीज़ है वो उस तक ना पहुंच सके, तो उसे हम कह सकते हैं इंसुलेट। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है प्रोटेक्ट, आइसोलेट या फिर शील्ड। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है किसी चीज़ को बचाना, किसी चीज़ को जो है वो सुरक्षित रखना, किसी चीज़ को अलग कर देना, किसी चीज़ को ढाल की तरह जो है वो मतलब कि उसकी प्रोटेक्शन करना, तो उसे हम कह सकते हैं प्रोटेक्ट करना, आइसोलेट करना यानी कि अलग करना या फिर शील्ड करना। वही एंटोनी में हमारे पास है एक्सपोज, कनेक्ट या फिर अनकवर। दोस्तों एक्सपोज या फिर मतलब कि अनकवर का मतलब होता है कि खुलासा करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को उजागर करना, हाईलाइट करना, सबके सामने लाना, तो उसे हम कह सकते हैं एक्सपोज करना, अनकवर करना। और कनेक्ट का मतलब तो आपको पता है कि जोड़ना, यानी कि जहां पर हमने आइसोलेट करना पड़ा था कि किसी चीज़ को अलग करना, तो उसका अपोजिट हो गया कनेक्ट करना, किसी चीज़ को साथ में लाना, जोड़ देना। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? तो एंटोनिम्स है, यानी कि एक्सपोज करना, खुलासा करना, कनेक्ट करना, जोड़ना, अनकवर करना यानी कि रिवील कर देना, खुलासा करना, सबके सामने उजागर करना, तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द वर्कर्स इंसुलेटेड द वायर्स केयरफुली सो दैट नो वन वुड गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जो काम, यानी कि काम करने वाले जो लोग थे, जो वर्कर्स थे, उन्होंने क्या किया कि वायर्स को जो है वो बहुत ही ध्यान से, यानी कि केयरफुली जो है वो इंसुलेट कर दिया था। यानी कि इंसुलेट कर दिया था, यानी कि या तो उस पर प्लास्टिक की कोटिंग कर दी थी या फिर उनको अलग कर दिया था, ताकि कोई भी, यानी कि कोई भी अगर वहां पर बंदा आए या फिर कोई भी आए तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, यानी कि उसका नुकसान ना हो। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि इंसुलेट यानी क्या होता है और किस तरह हमें इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन।
और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं, साथ ही साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।